नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जिन्होंने हरियाणा का नाम पूरे देश में रोशन किया है, और खासकर उस क्षेत्र में जहां जिसको लेकर ये एक मान्यता लोगों ने बना ली है। मान्यता है नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि हरियाणा सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। संस्कृति के नाम पर हरियाणा के पास ऐसी कोई बड़ी और पुरानी धरोहर नहीं है। तो उन्होंने उसी मिथक को तोड़ते हुए यह साबित किया है अपनी लेखनी के जरिए कि हरियाणा जहां एग्रीकल्चर में, खेलकूद में और तमाम अन्य चीजों में देश दुनिया में सबसे अग्रणी है, तो वहीं सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति के तौर पर भी बहुत आगे है और बहुत पुरानी उसकी संस्कृति है। तो आपको रूबरू करवाते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। डॉक्टर संतराम देशवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री हैं। इस बार उन्होंने इस अवार्ड के साथ ही ये साबित किया है, वैसे वो लेखनी के जरिए साबित कर ही रहे थे, लेकिन जब कोई पुरस्कार मिलता है तो इससे जाहिर होता है कि वाकई में उन्होंने कुछ ऐसा काम समाज के लिए, प्रदेश के लिए किया है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसका इनाम उनको मिलना चाहिए। तो वो इनाम उनको अलंकृत करके पद्मश्री के जरिए सरकार ने किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपका आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सर, हरियाणवी को चुना आपने, उस बोली को चुना जिसको लेकर कहते हैं कि इसका क्या होगा, इसको बोलने में हमारे अपने जहां पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो लोग भी बाहर जाकर बोलने से कतराते हैं कि हमें कोई गंवार ना समझ ले, अनपढ़ ना समझ ले, लेकिन आपने उस बोली को अपनाते हुए ही आज इतना बड़ा पुरस्कार हासिल कर लिया। जी, ये एक दिन की यात्रा नहीं है सुदेश जी, ये 50 साल की यात्रा है और इसमें मैंने बहुत यातनाएं भी सहन की है इस बात को लेकर जो आप कह रहे हो कि लोग हीन भावना से देखते थे। मैं हिंदी का प्राध्यापक रहा, मगर मेरा शुरू से ही हरियाणवी में भी साथ साथ लेखन का और हरियाणवी साहित्य, हरियाणवी संस्कृति, उसको आगे संवर्धित, संरक्षित करने का एक मेरा मिशन था जी। और लोग इस बात से चिढ़ते भी थे और कहते थे। एक दौर ऐसा था जब मैं नया नया युवा अवस्था में इस दिशा में आया, तो यहाँ तक है मुझे उस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया गया था कि ये तो हरियाणवी की पैरवी करता है, ये तो हरियाणवी बोलता है। मगर मैंने हार नहीं मानी और यहाँ इस अकादमी से लेकर केंद्रीय अकादमी तक मैंने जारी रखा ये संघर्ष। और जो अपनी संस्कृति की विधाएं थी, ऐसी विधाएं जो अब तक अनामित भी हैं, अस्फुट हैं, क्योंकि किसी ने संजोया ही नहीं, उनको आगे बढ़ाया नहीं। पीढ़ी वो पर मैंने पीढ़ी संजोया है, उनको संजोया है। अभी पुस्तक आई है मेरी, हरियाणा की अस्फुट विधाएं, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा बड़ा घालमेल किया गया था कि कोई तो उसको लोकोक्ति कहता था, कोई मुहावरे कहता था, मगर कुछ लोक दोहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी काव्य कथाएं हैं, मैं उन्हें लघु काव्य कथाएं नाम दिया है, जो हमारी माएँ दादियाँ प्रातः उठकर जो धरती को चुचकारती थी, फिर उसके बाद दरवाजा खोलती थी, तो 4-4, 8-8 पंक्तियां थी, काव्यात्मक पंक्तियां वो दोहराती थी, वो कथा होती थी, 4 पंक्तियों में पूरी कथा। फिर चूल्हे को लीपती थी तब पूरी कथा, खाना बनाती थी पूरी कथा। तो वो सारी की सारी उनको लोगों ने अवहेलित कर दिया था या दूसरी विधाओं में घुसा दिया था। तो मैंने उनको अलगा कर अलग अलग नाम दिया है, जिसमें लोक दोहा है, लोक पद है और लघु काव्य कथा है। ऐसी बहुत सारी आप विधाएं उस पुस्तक में देखने को मिलेंगी और भी मेरी जो पुस्तकें हैं उसमें इस प्रकार से आपको मिलेगा। आज की पीढ़ी आपसे कनेक्ट करती है, आपकी किताबों से कनेक्ट करती है? जी जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज अब तो एक अलग रुझान आ गया। ये तो होता है एक बार आप लोग ये मानते रहे हैं कि हरियाणा तो केवल कृषि का, एग्रीकल्चर का, कल्चर का तो ये प्रदेश है ही नहीं, एग्रीकल्चर का है। ये भी मैंने भी सुना है, जी जी। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनसे भी सुना है और मैंने उनको अवहेला करके और आगे बढ़ता रहा। और अब जो युवा पीढ़ी है, अब आप देखो, अब तो शायद ही कोई ऐसी अपनी फिल्म होगी जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जिसमें हरियाणवी पात्र ना होता और बड़ी शान से बोलते हैं। अब तो लोग हरियाणवी सीखने लगे हैं। उसके लिए
लोगों को चुन रहे हैं कि कोई हरियाणवी सिखाने वाला हो बॉम्बे में आपके से। अगर कोई आपकी ही कोई काव्य संग्रह से या फिर कोई यात्रा वृत्तांत से कोई अगर कुछ आप सुनाना चाहे, दर्शकों को बताना चाहें। नहीं, मैं शुरू में मैंने जो लिखी थी अनकही दर्द, जी मेरी पुस्तक है जिसमें हरियाणवी गजल, हरियाणवी जो कविता और उसमें संग्रहित है। और वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मैंने जो मिथक थे, जो जो ये माना जाता था हरियाणा में तो केवल रागनियां हैं, रागनी के अलावा कुछ नहीं है, तो पहली बार मैंने उसको जो गंभीर रचनाएं हैं, गंभीर कविताएं हैं, गंभीर गजल हैं, उसके माध्यम से मैंने वो लोगों को परोसा और लोगों ने पसंद किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बहुत सारे संस्करण जो बिक चुके हैं और अब कोई उपलब्ध नहीं है। वो अच्छा। कैथल से छपी थी और वो अब जो प्रकाशक थे वो भी इस दुनिया में नहीं है दुर्भाग्य से। और जो युवा समारोह होता है उसमें हरियाणवी कविता की एक विधा है, तो कोई ऐसा समारोह नहीं होगा जिसमें मेरी उसमें से एक कविता, एक आधी कविता पढ़ी नहीं जाती हो। जैसे उसमें मेरी एक माँ से संबंधित कविता है, वो लंबी है तो इसलिए यहाँ उसको सुनाने में 10-15 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो मैं नहीं सुनाऊंगा। उसमें ये है कि एक माँ है और वो मैंने वृत्तांत देखा सजीव रूप में अपने गांव में। हमारी दादी थी उसके कोई पड़ोस की, वो उसके बेटे ने वहाँ से शहर से निकाल दी थी और बच्चे पलवाने के लिए तो ले गया, फिर निकाल दी। उसके ऊपर लिखी है कि वो इकलौता बेटा शहर ता आया, माँ की आँखों में चांदना छाया। बेटा बोला माँ तेरे बिना जी लागता कोना, मारा दर्द बाजता कोना। तेरा पोता दादी दादी करे से, सहज सहज धरती पर पादरे से। चालन का मत करिए टाड़ा, गुड़ तो मीठा हो से राड़ा। मात माथी कहमती आगी और बेटे शहरी बेटे के घर में खुशी छागी। इस प्रकार से पूरी कविता है। और फिर आखिर में ये उस कविता में दिखाया गया है कि वो 4-5 साल का बच्चा करके जब विद्यालय में स्कूल में जाने लगा तो फिर वो माँ घर से निकाल दी कि ये कहने लगे आप या तो गांव में जाओ और या वृद्धाश्रम में चले जाओ। तो उसने ये कहा कि मैं अकेली हूँ, मैं गांव में कैसे रहूँगी। तो फिर उसने कहा कि माँ फिर मेरी बात मान जा और गांव में ना जाती तो माँ बुढ़ा के आश्रम में चली जा माँ। और ये कह के उसने माँ रिक्शा में बिठा दी और अपने जब्बू कुत्ते को टाटा कह के कार चला दी। बुढ़ा के आश्रम का आगे माँ उतर गई, हे भगवान मैंने ठाले, यूं कह के माँ गुजर गई। फिर पुलिस ने पचनामा काटा, चौगर देरू का पाट्या, कोई ना लेवन आया तो पुलिस ने माटी संगवाई। बेटे दौरा आई थी माँ न्यू स्वर्ग में चल ली, बेटे दौरा आई थी माँ न्यू स्वर्ग में चल ली। इस तरह की कविताएं उसमें। और आपने बिल्कुल जो सामाजिक चीजें हैं, जो समाज में बदलाव है, रिश्तों में खासकर जो कड़वी सच्चाई है, आज जो विघटन हुआ है उसको भी बताया है सिर्फ हरियाणवी में ना। ऐसी बहुत सारी है जो कभी अवसर होगा तो मैं सारी उनको सुना देंगे। आज तो क्योंकि दर्शक उस रूप में मुझे नहीं सुनना चाहते होंगे और ना मैं उस रूप में तैयार होके आया। लेकिन हम कोशिश करें कि आपकी किताब जितनी अभी तक प्रकाशित हुई है वो उनकी डिटेल हम अपने इसमें दे पाए नीचे जानकारी के लिए। हाँ ना, मैं वो सारी दे दूंगा। आपके दिल के सबसे करीब कौन सी लेखनी है आपकी? वैसे तो आपने लिखी, उसमें अपनी मेहनत को पिरोया है, अपने विचारों को पिरोया है, लेकिन फिर भी आप अगर पहली बार कोई टीनेजर हो या मेरे जैसे कोई युवा है जो पढ़ना चाहता हो हरियाणवी किताब को, तो कौन सी आप सजेस्ट करेंगे कि यदि हरियाणवी की बात करें तो ये जो अनकही दर्द है ये मेरे दिल के करीब है, यदि हरियाणवी की बात करूं। जी। और यदि हिंदी की बात करें तो अभी मेरी लोकार्पण भी नहीं हुआ है, पुस्तक आई है जिंदगी और बता। जिंदगी और बता, उसकी क्या खासियत है कि उसमें हर कविता में जिंदगी शब्द है। जिंदगी के लिए, जिंदगी के बारे में, जिंदगी की कविताएं हैं। केवल जिंदगी के बारे में, जिंदगी क्या है और जिंदगी में रिश्ते क्या है, जिंदगी में क्या कुछ होता है, वो सारा आपको देखना है। तो उसमें मेरी 100 से ऊपर वो कविताएं संग्रहित हैं, वो मेरे दिल के करीब है। अब बहुत सारे लोग आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में जानना चाहते होंगे ना कि सिर्फ एक साहित्यकार, लेखक आप हैं, आप शिक्षाविद भी रहे हैं। आपकी शुरुआत जो रही है, आपका एक छोटे से गांव में जन्म होता है, उसके बाद कैसे कुछ
बहुत 3 साल के थे आप जब पिता का जी देहांत जी हो गया जी था। जी हाँ बहुत कम उम्र थी आपकी जब जी एक पिता का साया उठा आपके सर से। जी। तो वहां से शुरुआत आप बताइए, कैसे आपकी शुरुआत हुई, फिर कैसे आपने जद्दोजहद की शिक्षा हासिल करने में, जिस शिक्षा के लिए, जिस साहित्य के लिए, जिस काम के लिए आज आपको देश की महामहिम इतना बड़ा अवार्ड दे रही है। जी। वो शुरुआत इतनी आसान तो नहीं थी, राह आसान तो नहीं थी। हाँ देखिए, मेरे मन में जुनून भी था और जिद भी थी। क्यों थी ये मैं कह नहीं सकता कि वे क्यों रही होगी बचपन में, कि मैं चाहता था कि मैं पढ़ूं। बच्चा सामान्य जो बच्चा है कि वो खेलता है कूदता है, मेरा ऐसा खेलने में ज़्यादा रुचि नहीं रही है। 8 यूं भाई भी बहन थे आप लोग? 8? 8 भाई बहन थे हाँ, हाँ। और मेरे पिताजी थे नहीं तो घर की स्थिति डामाडोल हो गई। जाहिर डामाडोल हो ही जाती है। मेरे वृद्ध पितामह थे, चौधरी मोहनलाल जी नाम था उनका। वो 100 साल तक भी हल जोतते थे, अच्छा। हल चलाते थे। हमने मना किया और फिर भी वो नहीं मानते थे। और मेरी माँ थी, वो फिर मेरे बड़े भाई थे, वो 10 साल के ही खेत में हल चलाने लगे। हम भी साथ में हाथ बटाते थे, मगर स्थिति तो गड़बड़ हो ही जाती है जब घर का मुखिया चला जाता है। मेरे पिताजी जवानी में ही पहले बचपन में ही शादियाँ हो जाती थी। हाँ जी, तो मेरी माँ बताती है कि मेरी शादी तो 8-10 साल की हो गई थी। अच्छा। तो इसलिए फिर वो बच्चे भी 1-1, 2-2 साल के अंतराल से हो जाते हैं। तो इतने सारे बच्चे थे, होते ही थे पहले, क्योंकि बीमारियां होती थी और यूं सोचते थे कि वो एक आधा गुजर भी जाएगा हाँ, तो बचते कोई ही तो नहीं थे बच बच्चे। जाएगा। हाँ। तो इसलिए इतने सारे बच्चे थे, मगर मेरी रुचि थी पढ़ने पढ़ाने में। मेरे बड़े भाई साहब थे, उनकी भी रुचि थी, वो भी एमए करके और वो लगे थे पीजीटी और बाद में प्रिंसिपल से भी सेवानिवृत्त हुए। अब तो गाँव में स्कूल था या बहुत? नहीं, हमारे गांव में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। फिर आप पैदल चल के जाते, तो कैसे दूसरा जाते? गांव था साथ में, वहाँ पैदल चल के जाते थे प्राइमरी में। अब तो गांव में प्राइमरी हो गया, इस साल हाई स्कूल भी हुआ है, अब हुआ जाके, नहीं तो हम पैदल जाते थे। और जाहिर है उस समय तो अभाव होता था, ना पहनने के लिए जूते होते थे, ना किताबें होती थी। हमारा तो युग, यदि आज की पीढ़ी देखे तो कहेंगे ये तो कोई काल्पनिक दुनिया है, कि हम वो तख्ती पर लिखते थे और उससे नेजे की कलम बनाकर। कलम से लिखते थे, काली स्याही से लिखते थे। आजकल की पीढ़ी को तो ये नेजा, ये चीजें भी हाँ, नहीं पता। इनको पता ही नहीं। इन पर भी लिखते हैं, लिखने का सोचा है आपने? हाँ बिल्कुल ना, है ना? लिखा है लिखा है लिखा है। तो ये और भी मैं अब अपनी वो लिखूंगा ना, आत्मकथा। अच्छा, उसमें ये मैं लिखूंगा, मैं आत्मकथा का मेरे दिमाग में खाका बन गया है। और मैंने हार नहीं मानी, उसका मैं संभावित शीर्षक होगा ये। और ये और काफी मैंने हार नहीं, प्रेरणादायक होगा आज के युवाओं हाँ के, कि आज की और मैंने जनरेशन हार के नहीं लिए। मानी। इतने सारे लोगों ने मेरी टांग खिंचाई कि जो हुआ अभाव हुए, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। दूसरे गांव में पढ़ने के लिए गए, प्राइमरी में, प्राइमरी से फिर हाई, ज़्यादा से ज़्यादा गांव में हाई कर लेते हैं। जी, जी। 10वीं करके फिर मैं एयरफोर्स में भर्ती हो गया। अच्छा। इसलिए भर्ती हो गया, मेरी माताजी और मेरे वो पिता में चाहते थे मेरे दादाजी कि भाई अब कमाने लग। और ठीक मेरा मेरिट में स्थान आया था। अच्छा। मैट्रिक में हमारे, और वो तो प्राइम उसका था, गवर्नमेंट के स्कूल होते जरा, सरकारी स्कूल, हाँ सरकारी स्कूल। तो फिर मैंने उनके रखने के लिए मैं चला गया दिल्ली। परीक्षा हुई, पास हो गया, सिलेक्शन हो गया। मगर पता नहीं, मुझे कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं एयरफोर्स में नहीं जाऊंगा। तो मैं वहाँ नहीं गया। नाराज भी होते हैं, जैसे माता पिता, हम भी होते हैं माता फिर पिता अच्छा हैं। खासा 10वीं पास करते, आपकी नौकरी हाँ लग गई। नौकरी लग गई, मैंने गया ही नहीं। उसके बाद पुलिस में लग गई थी मुझे, अच्छा। वो तो बाद में लगी थी। बीए में जब मैं इन गतिविधियों में रहता था, साहित्यिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में, तो उसके आधार पर मैं हेड कांस्टेबल लग गया था। अच्छा। हरियाणा पुलिस में। कितनी बार आपने जॉब के लिए क्वालिफाई किया, कितनी बार जॉब लगी? मैंने 5 नौकरियां मिली और अच्छा। 5 में नहीं गया मैं। और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में और आए? फिर जो है, मैंने बीए के बाद फिर वो मेरी माता श्री ने कहा कि अब लग जाओ भाई, कहीं कुछ लग जा। तो फिर नहीं लगा, तो फिर बीए के लिए जाने लगे। हमारे गांव से 15 किलोमीटर राजकीय महाविद्यालय झज्जर है। तो झज्जर तक हम पैदल जाते थे, 15 किलोमीटर जाना, 15 आना। फिर 1 साल के बाद मेरी माता श्री ने कहीं 150 रुपये का जुगाड़ करके वो साइकिल थी, वो हीरो साइकिल मंगवाई थी कहीं से। फिर वो साइकिलों बजाते रहते 15 किलोमीटर। तो बीए किया वहाँ से।
तो वहाँ पढ़ने लिखने में मेरी रुचि थी, वहाँ भी फिर वो उस परवान चढ़ती गई। वहाँ जाकर मैं जो महाविद्यालय की जो पत्रिका होती है जी। उसमें छात्र संपादक रहा मैं, संस्कृत का भी और हिंदी का भी। और प्राचार्य ने जो मेरिट में आया था मैं, जो उस समय ना पंजाब ये थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ना मैं सिद्धांत विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय था बस। पंजाब विश्वविद्यालय में मेरा 9वां स्थान आया था। पंजाब और हरियाणा सब इकट्ठे थे उसमें। ये 11 वो थी ज्वाइंट प्रेप पंजाब कहते की हैं, बात कर ज्वाइंट रहे हैं आप, हाँ पंजाब। जी। वो 11वीं कहते, वो कहते थे प्रेप, हाँ। प्रेप में। तो इसलिए फिर थोड़ा सा वहाँ चर्चा हुई, तो मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बना दिया, छात्र पुस्तकालय अध्यक्ष। प्रिंसिपल ने सोचा इस बहाने थोड़ा मदद हो जाएगी, तो वहाँ मेरे को पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिलता, तो उससे फिर और ज़्यादा गतिविधियों में मैं भाग लेने लगा। और यदि मेरे कोई आपको वो मिले सहपाठी उस समय के, ये बात है 1972 से लेकर 1976 में झज्जर में था, तो तब आप उनसे पूछिए कि शायद कोई मंच ऐसा होता होगा कि जिस मंच पर मेरी सहभागिता ना होती हो। बेशक सारे जो हमारे आदरणीय गुरुजन हैं उनका मंच हो, मगर मेरे को बोलने का मौका मिलता था कि भैया शिक्षक दिवस है तो मैं तो बोल लूंगा ही, और कोई बोले ना बोले। तो इस प्रकार का मेरा रुझान था बोलने का भी और पढ़ने लिखने का भी। एक बात और रह गई बीच में जो मैं आप यहाँ ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा दर्शकों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, कि मैं जब 3-4 साल का था तो हमारे गांव में पढ़ने लिखने का ज़्यादा रुझान नहीं था, तो इसलिए फौज में जाते थे। तो हमारे पड़ोस में हमारे दादा लगते थे रिश्ते में, उनका लड़का फौज में था, और उसकी वो चिट्ठी आई, अंतर्देशीय पत्र आते थे पहले जी जी। और वो गांव में पढ़वाने के लिए गए। वो कोई नहीं मिला पढ़ने वाला इत्तेफाक से उस दिन। तो वो आते आते हमारी जो गली थी गांव में, वो बाहर की तरफ है, उसको लंबी गली कहते हैं, हमारा घर आखिर सी में था। तो मैं वहाँ चौधरी होती है गांव में, उनके ऊपर बैठा हुआ था। तो वो मेरे दादा थे, वो कहने लगे मेरे पिताजी का नाम लेके, पिताजी का नाम लेते हैं गाँव में, अगो फलाने के लिए चिट्ठी पढ़ दे। अब मेरे को थोड़ी चिट्ठी पढ़नी आएगी, मैं उस समय तीसरी चौथी में होऊंगा या जो भी होगा। तो मैं अंदर भाग गया, तो मेरी माँ ने कहा कि पढ़ दे। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो पढ़ी, जैसे भी बच्चा पढ़ता है जोड़ के। तो उसने 4-5 बार उन्होंने पढ़वाई, और वो कहे बहुत बढ़िया है तू, ठीक है अच्छी बात है, ये मैं समझ में आ गई। फिर उसके बाद 4-5 दिन के बाद उनको लिखवानी भी थी। फिर वो गांव में घूमे, वो इत्तेफाक हुआ गांव में कोई लिखने वाला नहीं मिला उस दिन, तो वो फिर मेरे पास आ गए, चिट्ठी लिख दे भाई तू ही। तो मैं अब कहाँ से लिख दूँ, पेन थोड़ी था मेरे पास। फिर मेरी माता जी ने कहा, तो मैं कलम से चिट्ठी लिखने लगा, डुबो के नेजे की कलम स्याही के और साथ। स्याही से, उससे वो बोल लें जो कुछ वो बोल लें वो मैं लिख दूं। हाँ बोलो दादाजी, हाँ बोलो, सब राजी खुशी हैं, सब है राजी खुशी हैं। और वो पूरी चिट्ठी में लिख दी। फिर उन्होंने पढ़ के सुनी कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, और मैं उनका पत्र पढ़ने वाला लिखने वाला बन गया। और मेरा वहाँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ से मेरा एक प्रकार से शुरुआत हो गई लिखने पढ़ने की, और जो मुझे आगे तक शिक्षा के क्षेत्र में भी ले गई। और फिर बीए करने के बाद फिर मेरी वही समस्या आई कि पैसे तो होते नहीं थे। उन्होंने कहा भी अब कहीं पटवारी और मास्टर लग जाए। तो मैंने कहा मैं तो पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा। कि पढ़ेगा, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने किसी अपने पड़ोस का, मेरे ताऊ जी का लड़का था, उससे कहा कि भाई तू मुझे 600 रुपये उधारे दे दे। मेरा पंजाब विश्वविद्यालय में भी हो गया था चयन, मैं चाहता था साइकोलॉजी या अंग्रेज इंग्लिश करना, तो यहाँ भी हो गया था, दिल्ली भी हो गया था। वो सब तिथि जा चुकी और रोहतक बच गई। रोहतक विश्वविद्यालय नया नया बना था वो 76 में। तो मैं वहाँ गया, 480 रुपये फीस लगी और 120 रुपये बचे। अब 120 में मेरे लिए उस समय रोहतक तो एक प्रकार से लंदन था जी। ना वहाँ कोई जानता, ना मेरे पास रहने का स्थान, ना मेरे पास कपड़े, एक कुर्ता पजामा था और ना पुस्तक, क्या करूं। मगर मैंने खुददारी कभी नहीं छोड़ी, किसी को नहीं बताया कि मैं भूखा हूं या मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ
रेलवे स्टेशन पर सोता था, वहाँ पुलिस वालों ने भगा दिया। तो फिर किसी ने बताया कि छोटू राम धर्मशाला में सो जाया कर। तो वहाँ मैं छोटू राम धर्मशाला में सो जाता, वहाँ तख्त होते हैं बाहर, वहाँ सो जाते। और 2-4 दिन के बाद जब कब वो मेरे कमीज पजामा गंदे हो जाते तो धो के वहाँ सुखा लेता, फिर उसको तय करके अपने यहाँ लगा लेता, वो प्रेस हो जाती। और एक वो डायरी खरीद ली थी, उसमें नोट कर लेता जो लेक्चर होते। और मैं चने और ये गुड़ खा के गुजारा करता। और ये भी कि कैंटीन में बैठते तो कई बार तो यूँ सोचते भाई ना भाई मैं नहीं खाता, मुझे चाय नहीं पीता, नहीं चाय मैं समोसे नहीं खाता, मैं मना कर देता अपने दोस्तों को भी, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मुझे अपनी वो खुददारी है ना वो रखनी चाहिए कायम। तो इस प्रकार लेकिन से ये जो आप बातें बता रहे हैं ना सर, ये आज के यूथ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो अगर जेब में 10 रुपए तो खर्चा 1000 रुपए का करने की हाँ सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ और फिर उनको चाहिए बहुत कुछ, बिल्कुल। लेकिन वो करना भी नहीं चाहते। हाँ नहीं चाहते। तो मैंने फिर लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ा। और 1 साल जो स्कॉलरशिप आया, मेरा स्कॉलरशिप आता है दिसंबर के बाद। स्कॉलरशिप भी क्या था, वो शायद 80-100 रुपये 200 रुपये होगा, इतना सा होगा। उसमें क्या होता है, कहाँ रहेगा आदमी, किराया भी देना है और खाने का भी है। फिर एक जब साल भर होने लगा, घर वालों को ये पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। अच्छा, किसी ने पता भी नहीं लिया? नहीं, वो तो ढूंढ रहे बेचारे, वो तो अच्छा, ढूंढ उनको रहे। पता ही नहीं था कि आप हाँ यहाँ मैं तो admission- भाग गया, उनको पता नहीं कहाँ चला गया वो। अगर भाई हमने उसको दाखिला नहीं दिलवाया, पता नहीं कहाँ गया। नाराज हो उनको ये नहीं पता था भाई रोहतक भी कुछ पढ़ाई होती होगी, नहीं होती होगी। मेरी माँ को बेचारी को क्या पता, वृद्ध दादाजी थे, उनको क्या पता। वो रोए भाई कहाँ गुम हो गया वो तो। और ये उनको पता नहीं चला कि भाई पैसे लेकर गया है। तो वो फिर साल भर के बाद मैं वैसे नाराज हो रहा कि उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए, मुझे क्या पता उनके पास पैसे नहीं है। तो फिर किसी ने वहाँ रोहतक देख लिया, तब उसने घर जाके बताया, मेरे को कहा कि भाई तेरी माँ तो बहुत रोती है और 1 साल हो गया, वो सोच रहे हो तो मर गया होगा कहीं तब, और तेरे दादाजी बीमार है। तब मैंने परीक्षाएं दे ली थी, तब गया मैं घर। और कितनी डिग्रियां लिया आपने, है ना? और उसके और बाद डिप्लोमा भी किए लैंग्वेज के ऊपर भी, जर्मन लैंग्वेज। तो फिर वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि बता देते, हम ज़मीन बेच देते, और इतना ही था। तो मगर मैं इस समय थोड़ी समझ होती, तो मुझे तो जुनून दिखाई दे रहा था, जिद थी, मतलब पढ़ूंगा। फिर उन्होंने कह दिया भाई ठीक है। फिर जैसा भी संभव था फिर थोड़ा बहुत मदद भी करने लगे वो, कर दो। उसके बाद 1 साल के बाद फिर हॉस्टल में मैं रहने लगा। हॉस्टल में भी, अब यहाँ बताएं तो अच्छी बात नहीं है, हॉस्टल में भी बड़ी इसमें रुचिकर बातें हैं कि भाई एक मेरा साथी था, वो कहने लगा आज तेरे कमरे पर चलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो। अब कहाँ का मेरा कमरा थोड़ी था, मैं तो वहाँ धर्मशाला में रहता था। तो वहाँ रास्ते में आकर साइकिल पर जाते थे उन दिनों। तो मैंने कहा भी मेरा तो कोई कमरा नहीं है। कहाँ रहता है? फिर मैं तो धर्मशाला में रहता हूँ। तो कहा कि फिर ये तो बहुत बुरी बात है। फिर हम दोस्त किस बात के हुए, चल हॉस्टल में। हाँ हॉस्टल में वैसे कहाँ से दूंगा मैं, कि कोई बात नहीं, मेरा जो है 4 रूम सीटर है। अच्छा। और वो उसका यूनियन का सेक्रेटरी बन गया था। अच्छा। तो इसलिए वो 3 लड़के छोड़ के चले गए। वो यहाँ इनके यहाँ तो चौपाल लगी रहती है कि मेरे यहाँ कोई नहीं है और तू मेरे पास आ जा। तो वहाँ रहने लगा। वो ठेकेदार को कह दिया कि भाई देख पैसे वैसे हैं नहीं, जब होंगे दे देंगे। और वो ठेकेदार भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, सतनाम सिंह सरदार थे। किसी से पैसे नहीं मांगते थे, कोई भोजन करो, कोई चाय पियो, उनकी कैंटीन भी थी, किसी से कोई पैसे कभी नहीं मांगे और किसी के उन्होंने रखे भी नहीं। तो वो वहाँ पर भोजन करके फिर वहाँ मैंने एमए इंग्लिश किया, साथ साथ में फ्रेंच का डिप्लोमा किया और फिर मेरी नौकरी लग गई रोहतक में। नहीं, परिणाम आते ही मेरी दिल्ली प्लानिंग कमीशन में भारत सरकार में नौकरी लगी, शोध सुपरवाइजर, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। और वहाँ पर वो ऐसी थी कि जिसमें अब यहाँ कैमरे पर कहने में अच्छा भी नहीं लगता, कि जिसमें लेन देन की कुछ बातें होती थी। तो वो मैंने रिएक्ट किया कि नहीं भाई मैं तो ईमानदार आदमी हूँ, सिद्धांती आदमी हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा।
लोग तो ऐसी जॉब के लिए खुद पैसे दे के लगते हाँ, हैं। तो मैंने कहा वहाँ पर जो है वो अधिकारी थे, वो मेरे से नाराज हो गए। नाराज हो गए तो मैं 1.5 साल तक रहा। उसके बाद मेरा वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। तो मैं मुश्किल हो गया या कर दिया लोगों ने? कर दिया, कई बार ऐसा होता है कि कर दिया, ईमानदार नहीं चाहिए हमें अपने कर बीच में। दिया। अच्छा। यूं कर दिया कि वो मुझे दिल्ली रुकने ही नहीं दे रहे थे। हाँ। अब मैं 2 महीने के लिए इलाहाबाद भेजें, वापिस आऊं, सोचूं घर जाऊंगा, अगले दिन टिकट दे दें, रिजर्वेशन है, अब पीलीभीत अगले जाओ, हाँ, अब स्टेशन। पटियाला जाओ, अब 3 महीने वहाँ 3 महीने वहाँ, ये एक तंग करने का तरीका है। और जो वहाँ जाऊं, हमारा ऑफिस था विकास टावर दिल्ली, जी। उसके पास। तो वहाँ आए तो यदि यूं देखें कि ये 9 मिनट से 1 मिनट भी 9 बजकर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो इससे एक्सप्लेनेशन कर लें। तो इसलिए उनकी इस तरह से उन्होंने कर दिया, 2 बार कर दिया। और मैं फिर निर्णय लिया मैंने तत्काल कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मेरे साथ एक लड़का और लगा था, मनमोहन शर्मा, कहीं सुनता हो तो, वो कह भी रहा था मुझे मत जाओ मत जाओ, मगर मैं नहीं रह सकता। मैं आ गया, नहीं तो चीफ होता मैं वहाँ, सेक्रेटरी लेवल का होता। तो फिर मैंने आकर लाम ले लिया दाखिला। एमडीयू में पैसे, हाँ, पैसे मेरे पास थे, आ ही गए थे। तो हाँ, मैं जॉब से। एमडीयू में आके और वहाँ दाखिला उसमें एलएलबी में ले लिया कि अब मैं एलएलबी करूँगा और पंजाब विश्वविद्यालय में, ये पंजाब हाई कोर्ट में वकालत करूँगा। और उसके बाद 83 की मैंने की एलएलबी। तो वहाँ उन दिनों एक हिंदी विभाग में नए नए वो आए थे रीडर। अच्छा। उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर बैजनाथ सिंघल। वो हिंदी के भी गोल्ड मेडलिस्ट थे एमए में और अंग्रेजी के भी। तो वो आए थे, वो मेरे मित्र बन गए, कैंटीन में बैठते थे। तो वो मेरे में जो वो फार्म भर रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि वकालत करूँगा, उसका फार्म है रजिस्ट्रेशन का। कि घर में कोई वकील है? मैंने कहा हमारी तो रिश्तेदारियों में भी नहीं है, कोई नहीं है। कि फिर आपको पता है कि कई साल तक प्रैक्टिस में पैसे नहीं मिलते और अपने घर से लगाने पड़ते हैं, मगर ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा मैं बोल लूँगा, अच्छा अंग्रेजी भी बोल लूँगा, हिंदी भी। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करके ये कहा कि आप 1 साल ख़राब कर दो रजिस्ट्रेशन को, इसको थोड़ा रोक लो और मेरे डिपार्टमेंट में दाखिला ले लो हिंदी में। अच्छा। तो मैंने कहा कि आप तो ये सोच रहे हो हिंदी में भी अच्छा आपका आ जाए परिणाम। फिर कोर भी उन्होंने कुल मिला के मुझे हिंदी में ले आए। और हिंदी में फिर हिंदी में भी मैंने विश्वविद्यालय में स्थान आया मेरा। फिर वहीं से मैं हिंदी किया और एमफिल किया। और एमफिल का परिणाम केवल वो उसका ही आया था, लिखित का। तभी मैं ये चाहता था कि मैं अपने आप का ये सोचता था मैं विश्वविद्यालय में लगने के काबिल हूँ। मगर लगूंगा कैसे? सब सिफारिशों की बात होती है। सच्ची बात तो ये थी। और जो वाइस चांसलर थे उस समय के, वो मेरे बहुत जानकार थे, हमारे हल्के के एमएलए रहे थे। अच्छा। चौधरी हरद्वार लाल, मैं नाम ले दूं। तो वो मेरे अच्छे, चूंकि मेरे हल्के के थे, इसलिए मैंने सोचा ये तो वो लगा ही देंगे मुझे, विभाग में लगा देंगे और कहीं लगा देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो राह चलते आदमी को भी अधिकारी बना देते थे, उनके बारे में प्रसिद्ध है। पर मुझे उन्होंने लगाया नहीं। तो फिर हमारे गांव का कोई व्यक्ति आया तो उसने उलाना दिया होगा, अगर भाई अमुक का लड़का है, वो इतने दिन हो गए, उसको क्यों नहीं लगाया ये? तो वो कहने लगा मेरे हल्के का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, कल को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले तो इसलिए मैं क्यों लगा दूं उसको? और मुझे वो आके बताया तो उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया, अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं कहीं जाऊँ। और फिर यहाँ छोटरामारी कॉलेज में वो निकली, पोस्ट निकली और मैंने अप्लाई कर दिया। ना मेरा कोई जानकार था, ना मैं सोनीपत आना चाहता था, पर वो मगर आना था मुझे तो, कि मुझे जाना है। तो वो फिर जो इंटरव्यू आया तो वो तो सरकार के भी आदमी आते हैं, विश्वविद्यालय के भी आते हैं, मेरे गुरु थे, उनके पास गया तो कहने लगे भाई तेरा नहीं होगा, वहाँ तो अमुक 4 साल से लगा हुआ है और मैनेजमेंट उसको ही लगाएगी। फिर मैंने कहा जी फिर आप क्लास में खड़े होकर ये कैसे कहोगे कि मेरिट्स की कदर है, क्योंकि हमारे लिए तो दुविधा हो गई। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया और मैं यहाँ तक कहूँगा कि बड़ी सिफारिश
मुख्यमंत्री तक की सिफारिश थी किसी उसकी उम्मीदवार की, तो मेरा चयन हो गया। फिर मैंने केवल अपना उसको कक्षा तक सीमित नहीं रखा कि भाई मैं पढ़ाया और आ गया, और तो जाएंगे 9 बजे, मैं तो 7 बजे चला जाता था महाविद्यालय में, और रात के 7 बजे आऊँ या 9 बजे आऊँ पता ही नहीं था, मैं तो कॉलेज में लगा रहता था। पढ़ाते थे बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लास देते थे या खुद अपना? नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं देता था, कभी तो मैं उनको नोटिस लगा देता, भाई कोई बच्चा हो किसी कॉलेज का हो, आज मैं कविता पाठ करना सिखाऊंगा, आज मैं कविता लिखना सिखाऊंगा, आज निबंध लिखना सिखाऊंगा, आज सारे बच्चे आ जाओ, ये जो परिसर है इसकी सफाई करेंगे, आज सारे बच्चे आ जाओ, वो जो वाल्मीकियों की गली है उसकी सफाई करके आएंगे। तो यूं को हम करते रहते थे। लेकिन आपने सबसे पहले पहली बुक कौन सी लिखी और कब ये दिमाग में आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे अब लेखन करना चाहिए, उसको किताब का, पुस्तक का रूप देना चाहिए? मैं जो था पत्रकारिता करने लगा, पत्रकारिता करने लगा, और वो चूंकि मैं स्थायी लग गया था जी। इसलिए वैसे तो नहीं, मगर वो दौर एक ऐसा दौर था जिसमें दैनिक ट्रिब्यून और हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत, नया नया सा ये आया था, हरिभूमि और अखबार नहीं थे। तो इनमें मैं जो समाचार थे उसका विश्लेषण, जैसे कोई बड़ा कोई काम हो गया, घटना घट गई, तो एडिटर का मेरे पास फोन आता था कि इसको आप कवर करो, और का आप कवर करके फोटो भी आप लगाओगे और फैक्स भेजो, और वो मेरे छपते थे मेरे नाम से। जी जी। कि भाई, और मैं कई मैंने बहुत उसमें जो थी घटनाएं उनको उजागर किया, जैसे अब जो हमारी डिक्रेस्ट वहाँ पर वो है मूर्थल में जी जी विश्वविद्यालय, हाँ जी हाँ जी, तकनीकी विश्वविद्यालय, वहाँ पर वो था इंजीनियरिंग कॉलेज जी जी, और उसमें रैगिंग होती थी, और तो वो रैगिंग के बच्चे मुझे कहीं मिल गए कि सर हमें वो बताओ, हमें कमरा चाहिए। तो मैंने कहा रुको रुको, तो पहले पानी पियो, मेरे घर आ गए। तुम कहाँ रहते हो? कि हम हॉस्टल में रहते हैं। कि वहाँ हॉस्टल क्यों छोड़ रहे हो? जी रात को रैगिंग होती है। तो मैंने वहाँ जाके सारा सब कुछ किया, फोटो लिए, ये लिए, और पूरा वो बना के उन्होंने ट्रिब्यून में अपने नाम से डाली, वो छप गई पूरा फ्रंट पेज पे, हंगामा हो गया ऊपर तक, और उसके ऊपर कानून बन गया। फिर ऊपर से दबाव भी आया, ये कौन लिख रहा है भाई, इसको मना करो। हमें तो सच्ची बात थी, इंक्वायरी करवाई गई तो ठीक मिली। उसके बाद तो वहाँ पर कई झगड़े हुए। तो इस तरह से मैं लिखता था। फिर उसके बाद एक ऐसी रिपोर्ट मैंने लिख दी कि फिर मैं, जो उपायुक्त महोदय थे, बोले आप क्यों पंगे में पढ़ते हो, ये अपराध उपरोध के मत लिखा करो। कोई इस तरह की मैंने रिपोर्ट लिख दी जनसत्ता में। मुद्दे की बात मेरा कॉलम आता था शनिवार को, मुद्दे की बात, जी जी, तो उसमें लिख दी। तो उसके बाद फिर मैंने लिखता तो था, पर वो ज़्यादा पंगे लेना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे ठीक बात है, मेरा अपराध से क्या मतलब। और फिर जनसत्ता में मुद्दे की बात, लोकधारा, दैनिक ट्रिब्यून में, सागर में गागर, मध्या, और इनमें लिखता था, और नव भारत में लिखता था, और हमारा हरियाणा हिंदुस्तान में लिखता था, और ये हरिभूमि में मेरे नाम से इतवार को पूरा जो एडिटोरियल पेज पे आधा पृष्ठ मेरा आता था फोटो समेत। संस्कृति दर्पण 4-5 साल वो चला, फिर समाज दर्शन चला। तो 8-10 साल वो ऐसे थे कि मैंने खूब लिखा कि वहाँ कॉलेज में पढ़ा के आऊँ, फिर मैं सामाजिक करिए दूसरे कार्य करूँ, सांस्कृतिक बच्चों को नृत्य करना सिखाऊं। ये उनके लिए भी एक मैसेज है जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस शिकायत करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, समय समय उसको कैसे यूटिलाइज करना वो अलग पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं जब घर जाता था, जिस रात को जिस समय भी, तो भोजन पड़ा रहता, मैं जाते पढ़ता, फिर रफ लिखता, फिर अच्छी तरह लिखता। फिर वहाँ पर रात को मैं कह के आता कि भी रात को मैं 12 बजे भी आ सकता हूँ, फैक्स वाले को मैंने फैक्स भेजना होता था। तो उधर से वहाँ उससे आज तो इतनी इजी लाइफ है, तब शिकायतें लोगों को। हाँ बिल्कुल। तब तो आप कलम से लिख रहे हो, फिर उसको फाइनल लिख रहे हो, फिर आप उसको कहीं भेजना है न्यूज़पेपर में, तो आपको फैक्स मशीन से उसको भिजवाना पड़ेगा। भिजवा रहा हूँ। फिर वो 12 बजे तक कहते थे आपका कल लग रहा है, 12 बजे भेजो। फिर मैं भेजता था, फिर वो लगता था, फिर अगले दिन का शुरू हो जाता और दूसरे अखबार का।
तो इतना सारा जो है मैंने लिखा। फिर उसके बाद आपने बात जो की कि वे पहली पुस्तक, तो हमारे जो वो मैं कह रहा था गुरु थे डॉक्टर बैजनाथ सिंघल, उन्होंने एक दिन मुझे बुला के कहा कि तेरी रचनाओं को अपने नाम से लोग छाप रहे हैं, जो छप चुरा रहे हैं, हाँ। चुरा रहे हैं। मैंने कहा चुराने दो, मैं और मेरे क्या, मेरा दिमाग है, मैं और ये थोड़ा मैं कहीं से लाया हूँ। इन ये बात नहीं, मैं जिस उद्देश्य से बुलाया वो ये है कि आप इनको रीराइट करो, दोबारा लिखो, और ये आपकी रचनाएं मैं पढ़ता हूँ, और ये आपके मैं समझता हूँ ललित लोक निबंध है, एक नई विधा है ललित लोक निबंध। तो मैंने फिर उन्होंने चूँकि आज्ञा दे दी, तो मैं 40 रीराइट करके दोबारा लिख के ले गया उनके पास। उन्होंने उसकी भूमिका लिखी बहुत बढ़िया, और मैंने कहा जी अभी भूमिका तो लिख दी, मेरी छापेगा कौन? अब मेरे को तो यूँ मानेंगे ये तो छुटरा हमारी कॉलेज में तो वैसे पढ़ाता है, और मैंने और भी जाति की बात कही, वहाँ उस जाति का है। लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, वो बेचारे चल बसे। उसके बाद फिर अचानक से कई बार ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो पता नहीं किसको किसके पास पहुँचा दें। तो उन्हीं दोनों डॉक्टर चंद्र तिरखा जी का नाम मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर चंद्र तिरखा जी का फ़ोन आया लैंडलाइन पे। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि भैया आप अमुक बोल रहे हो। मैं कहा सर बोल रहा हूँ, मैं चंद्र तिरखा बोल रहा हूँ। मैं सच में बोल रहे हो? मेरे लिए तो आश्चर्य था। हाँ बोल रहा हूँ, निदेशक हूँ। मगर जी प्रणाम, बताओ आदेश? का आदेश नहीं, आपसे गुजारिश करनी है। मानी गुजारिश नहीं, आदेश कि नहीं कुछ मानो आपसे किताब लिखवानी। मैंने कहा जी गलत फ़ोन में ना लिया आपने, आप किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लिखवाओ। लेकिन नहीं, मैं आपको पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं आपकी रचनाएं पढ़ता हूँ और आपसे लिखवानी है। अखबारों के जरिए? अखबारों के जरिए। तो फिर मैंने कहा जी बताइए कि मैं हरियाणा की संस्कृति और कला पर मुझे चाहिए, और भारत सरकार की तरफ से अनुदान आया हुआ है। तो वो फिर पुस्तक मैंने कहा जी ठीक है मैं लिखता हूँ, और वो पुस्तक मैंने लिखी, उसका था हरियाणा संस्कृति और कला। वो अकादमी ने छापी थी। वो पुस्तक मेरी इतनी वो हो गई, चर्चित हो गई। अब भी उसके कई संस्करण छप चुके। यदि कोई हरियाणा के बारे में, हरियाणा की संस्कृति के बारे में, हरियाणा के लोक साहित्य के बारे में, हरियाणा के जनजीवन के बारे में, कला के बारे में शोध करेगा या पढ़ना चाहेगा, तो वो पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। वो अच्छी पुस्तक लिखी गई। तो अच्छी बात बताई। मेरे पुराने एडिटर थे जिस जॉब में मैं थी, तो जब मैं फेयरवेल मेरी हुई वहाँ से, तो मैं उनको किताब कोई दे दी, कहते ये किताब मेरे पास पहले से है, तुम कोई हरियाणा की ऐसी किताब दो जिससे मैं हरियाणा को समझ पाऊँ, जान पाऊँ। तो मैं कम से कम अब ये बुक बाय करके उनको भेज सकती हूँ, हरियाणा की संस्कृति और कला, ताकि वो हरियाणा को समझ पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो फिर किताब मेरी चर्चित हो गई। उसके बाद फिर मेरे पास प्रकाशक आने लगे। फिर वो जो बैजनाथ सिंघल जी ने जिनकी भूमिका लिखी थी, वो दूसरी वो छपी मेरी, लोकालोक जी। और वो मैंने यहाँ अकादमी में भेज दी उसके लिए, पुरस्कार के लिए। तो उसको पुरस्कार मिल गया। अच्छा। 2004 में। तो फिर अब जब तो मैं युवा था जी जी, तो तब मुझे पुरस्कार मिल रहा है। फिर एक सिलसिला चल पड़ा लिखने का। फिर दूसरा कितनी किताबें? 34 किताबें? कितनी किताबें? हाँ मेरी अब 30+ हैं। 30 किताबें तो आ चुकी, बाकी मेरी अभी। और ये सिर्फ पद्मश्री नहीं, उससे पहले आपको अवार्ड भी बहुत सारे, 10-12 अवार्ड, अच्छे उसके बाद प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। जो भी होते हैं साहित्य के अकादमी के जो होते हैं, 2 पुस्तकों पर मुझे मिला जो श्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार। उसके बाद तो नहीं मिलता, नहीं तो और भी मिल जाता। सारी मेरी अच्छी पुस्तकें हैं, भगवान की दया से अच्छा लिखता हूँ मैं। जब लिखता हूँ तो मुझे लगता है, बाद में पढ़ता हूँ हाँ ये अच्छा है। और उसके बाद फिर मुझे 2014 में जो अब 2.5 लाख का हो गया, उस समय 1 लाख का था, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार वो मिला। फिर जो है 5 लाख वाला मिला, महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। लेकिन आपने इन अवार्ड के बाद भी कभी सोचा था कि पद्मश्री जैसा अवार्ड आपको मिलेगा? मैंने तो इनके बारे में नहीं सोचा, मैंने इनके बारे में नहीं सोचा। वो किस्सा बताइए कि ये सोचा नहीं, आपको पता भी नहीं था कि आपका नाम आ गया और आपने अप्लाई भी किया हुआ है? वो ये था कि मैं तो काम पहले भी नहीं सोचता था, अब भी ये सोचता था कि भाई क्या है, ठीक है पुरस्कार, जिसको जो कुछ होना होगा। और फिर जो है मेरा बेटा था, वो कहने लगा पापा आपका वो निकले हुए हैं ये, उसमें भेज दिया। अरे मैं छोड़ दो, मन नहीं लेना,
पद्मश्री वगैरह मैंने नहीं लेना। फिर भी चूंकि वो सारा का सारा ऑनलाइन आजकल तो मेरे उससे भी उन्होंने वो मेरा सारा डाटा, उनके पास भी मेरे फोटो भी है और भी है, वो सारा लेके उन्होंने वो वैसे ही भेज दिया, चलो कर देते हैं अप्लाई, ट्राई तो कर ही लेते हैं, अप्लाई होगा कर नहीं होगा। देते हैं। मेरे को नहीं पता क्योंकि आपको ऐसे उसमें पता है? सिग्नेचर तो करने नहीं करने होते, नहीं है। उन्होंने अपने नाम से भेज दिया। अच्छा अच्छा। पर अपनी तरफ से आवेदन वो कोई भी भेज सकता, जी, जी। नॉमिनेट आपको भी कर सकते हैं। तो यूं मुझे नॉमिनेट कर दिया और भूल गए वो, कर दिया, मिलना तो मिलना है नहीं, पापा को बताएंगे तो गुस्से होंगे। तो वो फिर तब 25 तारीख की बात है, 25 जनवरी, और मैं घर में अकेला ही था और फोन आया लैंडलाइन से, उस पर लिख रखा निदेशक पुलिस गृह मंत्रालय। तो मैंने सोचा ये पता नहीं किसका होगा, मैंने 7 कॉल आई, वो उठाई नहीं यार, फिर बंद करके और पढ़ने लगा। फिर उसके बाद 4 बजे फिर आया मोबाइल से, तो फिर लिख रखा था अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्रालय। तो मैंने सोचा कि भाई कोई गड़बड़ है, उठा लेता हूँ। तो फिर मैंने उठाया, तो उन्होंने पूछा सारी बात, आपकी क्या क्या रचना है, कहाँ शिक्षा हुई, आप क्या क्या, जो मैंने सारा सब कुछ किया। मुझे भी नहीं पता था कि भाई मैं किस प्रकार से समाज सेवा भी करता था, किस प्रकार क्या करता, वो सब कुछ दर्ज था वहाँ। अच्छा अच्छा। वो कहाँ से उठाया, क्या हुआ, वो सब कुछ दर्ज था। और उन्होंने सारी बातें पूछी। मैंने कहा कि जी बात तो ठीक है, पर क्या गुस्ताखी हो गई? कि गुस्ताखी नहीं, आपको पद्मश्री दे रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जी प्रैंक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? हाँ। कि नहीं सच्ची बात है, और 7 बजे तक किसी को नहीं बताना। अच्छा। फिर 7 बजे के बाद क्योंकि लीक हो जाएगी, तो 7 बजे फिर वो आई गई थी न्यूज। उसके बाद कैसा लगा जब मतलब मुझे तो पहले तो ये आश्चर्य हुआ यार, ये कि सचमुच ऐसा हो सकता है क्या कि आदमी ना कोई उसके लिए आवेदन करे ना फिर आपने करवाए। पूछा तो होगा घर परिवार में कि ये घर में से किसने किया ये? तो मैंने फिर उसके बाद श्रीमती जी को बताया, वो गुड़गांव थी, मैं तो अकेला ही था, और बेटे को बताया। तो फिर उसने कहा कि पापा हमने ये गुस्ताखी कर दी, आपको बिना पूछे हमने एप्लीकेशन भेज दी थी वैसे ही। और फिर हम तो भूल भाल गए भेज जाज के, और मैं आ रहा हूँ, वो वहाँ था राजस्थान, वो फिर रात को आए। फिर तो सुबह उसके बाद तो सुबह क्या रात को जो होगी, फिर उसके बाद तो पत्रकारों ने, यहाँ है वो उसके इंडियन एक्सप्रेस के सुखबीर सिवाच, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, सोने की कोशिश भी मत करना, 3 बजे तक नहीं सोना। फिर आप कभी कहो हम कुछ भी, कोई भी कुछ पूछ सकता है। तो फिर 3 बजे तक पूछते रहे, कोई कुछ पूछे कोई कुछ पूछे, सारे अखबार वाले। तो उसके 3 बजे के बाद भी लोगों के फोन आने लगे, जो कई तो 3 बजे उठ जाते हैं, कोई 4 बजे। तो फिर उस दिन तो मैं सो ही नहीं पाया, और फिर सुबह तो फिर लोग सारे शहर के आना शुरू हो गए। तो अच्छा तो लगा मुझे, मगर मुझे लगा कि भाई कुछ भगवान है, और वो पता नहीं किसको क्या दे दे, कब कैसे दे दे। यदि कोई मेहनत करता है, यदि कोई मेहनत करता है, तो वो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। मैं युवाओं को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, जो आप कुछ करते हो उसको समाज भी देखता है, और उसको कोई सत्ता है, उसको परमात्मा को, प्रकृति को, वो भी देखती है। और वो आपको, आप सच्ची यदि मेहनत की बात कर रहा हूँ, यूँ नहीं क्या वैसे कर दो, तो उसका आपको फल मिलेगा। किस रूप में कम मिले, अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, मेहनत से मुकद्दर भी बदल जाते हैं, विश्वास से पत्थर भी पिघल जाते हैं। विश्वास करके तो देखो यारो, विश्वास से रास्ते भी बदल जाते हैं। तो ये यदि आप मेहनत करोगे तो वो आपके रास्ते भी बदल देगी। बहुत गहरी बात और बहुत तो अच्छी बात ये इसलिए मेहनत के मैं जरूर कहूँगा कि भाई मेहनत यदि कोई करता है तो उसकी वो असफल नहीं जाती। कुछ लोग कहते हैं अब भी, ना पता नहीं किसी की सिफारिश होगी, क्या होगी। ये बहुत सारे लोग, ये दोबारा मैं यहाँ कहना चाहूँगा, कई दिन पहले किसी से बात हुई, वो कहने लगे नहीं जी आप बताओ ना बताओ किसी की सिफारिश थी। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे अंदर, जो नकारात्मकता भरी हुई है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई पुरस्कार किसी का मुझे पता ही नहीं था। जो पुरस्कार मुझे मिले, रात को लोग फोन आए हैं पत्रकारों के, तब पता चला है, मुझे कोई वो नहीं था। अब कोई यूं कहने लग जाए, ना ये कह रहे हैं ये
तो आप तिरखा जी बैठे हैं, आप पता कीजिए। मुझे कभी कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, मैं लिखता पढ़ता था, वो मेरा एक वो था, रुचि थी, वो अभी कर उसमें संलग्न हूँ, पहले भी था और इसमें भी। तो इसलिए एक जो वो मिथ था वो मैंने तोड़ दिया। ये हरियाणा के बारे में प्रचलित मतलब था। ये हरियाणा के लिए बहुत अच्छी बात थी ना सर कि हरियाणा में खेल खिलाड़ियों को तो पदक मिलते हैं और चीजों में मिल जाते हैं, लेकिन लेखनी में संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर, साहित्य को लेकर मिलना इतना बड़ा अवार्ड। हाँ, ये मैं मिथक तो था। ये कहूँगा ये मिथ था कि भाई ये तो हरियाणा जवान, किसान और पहलवान की भूमि है। और ये अब आगे से लोग ये कहेंगे हरियाणा किसान, जवान, पहलवान और विद्वान की भूमि भी है। विद्वान भी यहाँ है, वो हम भूल चुके थे हनुमान की तरह से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो वेद यहाँ लिखे गए, गीता की भूमि हरियाणा है, कई उपनिषदों की यहाँ रचना हुई है, कई पुराणों यहाँ रचे गए हैं, और हमें कहते हैं कि ये तो पढ़ने लिखने वाले नहीं है। हर्षवर्धन के समय तक तो साहित्य में हरियाणा स्वर्ण काल था, उसके बाद धीरे धीरे महाभारत का जिक्र होता है जब हरियाणा की बात आती है कि बिल्कुल। टेम्परामेंट उनका बहुत हाई बिल्कुल, है, बिल्कुल, गुस्सैल है, लेकिन गीता की बात कोई नहीं करता। कोई नहीं कि करता। गीता यहाँ यहाँ लिखी गई है। हाँ, लेकिन महाभारत में ये कह रही कि महाभारत की बातें होती है कि गुस्सैल हैं हरियाणा के लोग, तलख तेवर होते हैं उनके, और थोड़े बोलने में मतलब ब्लंट होते हैं। और लेकिन यहाँ पर गीता सुनाई गई, गीता बताई गई, जो पूरी दुनिया को आज रोशन कर रही है, उसका जिक्र कम नहीं। वेद भी बताओ, वेद भी, हाँ। वेद भी यहाँ लिखे गए सरस्वती के किनारे। हाँ, उनका कोई वो नहीं करता, वो सब ये कहते हैं हाँ वेद है भारत के। अरे भारत के नहीं, हमारे हरियाणा के हैं। वो जो है अब भूले बैठे थे हमें, अब लोग दोबारा से नई पीढ़ी देखेगी, हो हम तो हमारी जो भूमि है हरियाणा की, वो तो साहित्यिक दृष्टि से बड़ी उर्वरा है, बड़ी उपजाऊ है, और ज्यादा। इसके पीछे आपको क्या क्या वजह लगती है कि क्यों ये चीजें पीछे रहेगी? क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अब इनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए? सबसे पहले तो हरियाणा के लोगों को ही बताया जाए, हमारी नई पीढ़ी को ही बताया जाए कि देखिए आपका इतिहास इतना सुनहरा, इतना खूबसूरत है, और इतनी विद्वता यहाँ पर रही। जी नहीं, इसका कारण पहला तो ये रहा कि पहले तो संयुक्त पंजाब था, और संयुक्त पंजाब था, तो हम धीरे धीरे जो भी यहाँ पर आक्रमण हुए दिल्ली में, आक्रांता जो भी आक्रांता आए, तो जाहिर है वो हरियाणा से होके आए। उधर से आएंगे राजस्थान की तरफ से, तब भी हरियाणा में आएंगे, पंजाब की तरफ से आएंगे, तब भी हरियाणा में आएंगे। तीनों पानीपत की लड़ाई क्यों लड़ी गई यहाँ, मुगलों की। तो इसलिए अब जाहिर है कि भाई वो आएंगे तो साथ में खाना तो लेके आएंगे नहीं, उनको खाना भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। इसलिए वो जब हमारे घरों में आकर कोई दरवाजा खटखटाएगा रात को खाने के लिए, और हमें लगेगा कि ये तो भाई दुश्मन है, तो हम उसके साथ प्यार से तो बात कर नहीं सकते। तो हमारे वो उसमें चला गया डीएनए में, कोई भी आता तो हमने ये लगा लिया दुश्मन होगा। तो कोई जब भी दरवाजा खटखटाता हम कहते हैं कौन है, और हम उसको इस तरह से तलखी से बोलते, और वो हमारे अंदर चली गई। लोगों ने सोचा ये तो अक्खड़ है, ये बात नहीं, हमने तो देश को गवार से जोड़ दिया, और वो फिर हम भूल गए, सोचा सचमुच अक्खड़ ही है, और हम तो कुछ नहीं है। हम भूल गए वो सारी वेद को और उनको सारी गीता को, ये हमारी है, ये भूला। अपनी असली जो पहचान थी वही खो हम भूल गए, हनुमान जी की तरह भूल गए। अब फिर धीरे धीरे अब देखना, अब की बार कई गुना लोग पद्मश्री के लिए यहाँ से आवेदन करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे भी वो लेखनी के लिए कलम उठाएंगे, तभी आज हम आपसे पॉडकास्ट कर रहे हैं कि पता लगे कि क्या है हरियाणा, क्या था हरियाणा, और क्या हो सकता है, कैसे मैसेज दे सकते हैं। हाँ, ये मैं कहूँगा कि जो नई पीढ़ी खासकर कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा हरियाणा को जानो, हरियाणा की संस्कृति को जानो, उसका संरक्षण करो, संवर्धन करो। यहाँ का लोक साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं जो अभी लिखी नहीं गई हैं। अब नए नए जो लोकगीत हैं, अब तक मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए लेखक हैं, अब तक जो नए नए गीत आ रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वो गजब के हैं। वो अभी तक कहीं भी संग्रहित नहीं है, जिनमें आजकल की आधुनिकता है। जैसे पहले था ना शादी के दहेज के, तो हमारे समय तक के जो गीत है हमने संग्रहित किए, हमने लिखे हैं, वो ये है कि दहेज में क्या मांग रहा है
कि भाई अंगूठी मांग रहा है, साइकिल मांग रहा है। अब आ रहे हैं जो गीत, अभी जो दहेज में हवाई जहाज मांग रहा है, और दहेज में आपको अच्छा लगता है जो आजकल मतलब हरियाणवी गाने हैं, हरियाणवी फिल्में गजब हैं, है। नाटक बनने लगे हैं, उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फूहड़ता अश्लीलता ज्यादा भर दी ऐसा है। जो असल हरियाणवी है, जो आत्मा है हरियाणा की, हरियाणवी की, उसको छोड़ दिया है। नहीं, आप जो कह रहे हो कुछ है ऐसा, पर वो तो समय के साथ साथ छन जाता है। जिस समय मैंने लिखना शुरू किया तो कुछ ऐसे लोग थे, जब मैं लिखता था हरिभूमि में, संस्कृति दर्पण, तो मैंने जो अपने आलेखों में लिखा कि भाई ये जो विदूषक किस्म के लोग हैं, ये वहाँ चुटकुले सुनाते बोंडे, ये सत्यानाश करेंगे। जब रागनी कंपटीशन का जमाना था, उन्होंने मेरे से बुरा भी माना, धीरे 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 अपने आप समाप्त हो गए। वही लोग अब मुख्य धारा में आ गए, कोई नहीं सुनाता असली चुटकुले। तो धीरे धीरे ये जो है ये अपने आप ही उसमें जम जाएंगे, तो बुराई अपने आप ही कम हो अब नीचे जम जाएंगे। जो आप कह रहे हो ना कि बोंडे बना रहे हैं, इनको भी कोई नहीं देखा। धीरे धीरे अच्छा कंटेंट भी आ रहा है ना, बहुत अच्छे नाटक आ रहे हैं, बहुत अच्छे गीत आ रहे हैं, लड़कियां गजब की जो है वो लोकगीत प्रस्तुत कर रही हैं। और मैं देखता हूं उनको तो लगता है इस पर काम करने की और जरूरत है। कौन कहता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कुछ भी नहीं है? और भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और कहीं जरूरत ही नहीं है। आप ये इसी में लग जाओ तो वही आपको पद्मश्री क्या पद्म विभूषण दिलवा देगी। लेकिन कभी आपको जिंदगी में ऐसे कोई मायूसी नहीं लगी? कभी नहीं लगा कि संघर्ष बहुत हो गया, वो फल नहीं मिल रहा, हार मानने का मन किया कि अब बस हो गया? कोई किस तरह का टकराव, किस तरह का ऐसा पारिवारिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, या फिर अपने कलीग्स के साथ भी हो सकता है? देखो, मेरा जैसे मैं चलूँ परिवार में तो कभी ऐसा संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो श्रीमती जी थी डॉक्टर राजकला देशवाल, वो भी मेरे उससे की थी, विषय की, और वो राजकीय महाविद्यालयों में थी। तो इसलिए उन्होंने मुझे समय दिया और बच्चों को संभाला। उनको कोई वो नहीं था, वो समझती थी कि भी क्या होता है लेखन। उन्होंने एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अपने आप का सेक्रीफाइस भी किया, और मेरे को स्पेस दे के घर को संभाला। उन्होंने कभी भी, मैं जब ये कह दादा नहीं मैं नहीं, ले जाए ठंडा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, दूसरा लाया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं लाती या कुछ है। वो उन्होंने पूरा मेरे को वो किया, कभी वो संघर्ष मुझे अखरा नहीं। फिर कार्यस्थान पर नीचे थे लोग, जड़ काटू जिसको नीचे थे, और उन्होंने कोशिश की। अच्छा। कि वो ये कहते थे कि भाई ये इसलिए काम कर रहा है, और हालांकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, इसलिए कर रहा है, ये कोई पद पाना चाहता है, कोई ये वाइस चांसलर बनना चाहता हो, ये चाहता हो। मैंने कभी परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं, करते रहेंगे। बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं मुझे, नुकसान किए हैं लोगों नीचे, मगर मैंने वो भूल के आगे चला। मैं क्यों बेकार में गंद को अपने दिमाग में लाऊं? कोई यूं कहे कि उसने किया था, क्या होगा, मैं आगे चलूं। तो मैंने उधर देख के ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ता रहा, मैं नकारात्मकता की तरफ गया ही नहीं। और फिर रही निराशा की बात, मेरे अंदर क्यों आएगी? मैं तो ये कहूँगा दर्शकों को, आपके सारे दर्शक हैं, कि यदि आप साहित्य की दुनिया में खो जाएं तो आपको निराशा तो होगा ही नहीं, अब निराशावाद होगा ही नहीं। यदि आप आपकी कोई अभिरुचि हो, आप छोड़िए, साहित्य हो सकता है कि सबकी रुचि ना हो, तो आप साहित्य को छोड़िए, आपकी जो भी अभिरुचि है, कोई आपकी पौधारोपण की रुचि है, संगीत की है, कला की है, या समाज से, या कोई भी हो, तो आप उस रुचि में बिल्कुल दक्षित हो जाइए और विशेषज्ञता हासिल कीजिए। आपको तो कोई निराशा होगी ही नहीं, कोई कुछ कहता रहे, आनंद होगा, कोई कुछ कहता रहे, आप अपनी दिशा में बढ़ते जाओगे। कोई कुछ कहेगा, अमुक आदमी ऐसा है, आप क्यों परवाह करते हो? कहता रहेगा, आप तो नहीं हो ना, ये दुनिया तो क्या कहेगी। फिर बाद में वही लोग मान जाएंगे, बाबा ठीक है। अब लोग कहने लगे भाई मेहनत करता था, इसलिए जो है फल मिल गया। और फिर वही लोग आते हैं तो मैं हंस के कहता भाई तन्ने ये किया था, कोई बात नहीं, आ जा।
वो तो अगर नहीं- हरियाणवी है, हम तो मतलब हमारे अंदर रहती नहीं बात, ना कोई बिल्कुल नहीं, पचती ही नहीं है हाँ ना। ना, मैं तो कह देता हूँ, तो मैं उनको कह देता हूँ, कोई बात नहीं। वो पल कैसा था जब आप राष्ट्रपति भवन गए पूरे परिवार के साथ और जब पद्मश्री आपको दिया जा रहा था? वो पल मैं बताऊं कि हमारी सेरेमनी हुई थी, अलंकरण समारोह 27 तारीख को, 27 मई को। 26 को हम चले गए थे, एक दिन पहले, और एक दिन बाद तक रहे थे। तो अब 26 को मुझे यूं था कि पता नहीं कोई क्या हो रहा है, अजीब सा मेरे को अंदर, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, निशब्दों। और रात को अशोका होटल में रुके थे हम, अब बहुत बढ़िया होटल है, खाना भी अच्छा था, और मुझे रात को नींद नहीं आई, बिल्कुल सारी रात नींद नहीं आई। और मैं एक दो बार गया, टॉयलेट में भी गया, तो फिर उनकी नींद खुल जाए कि क्या हुआ, माना कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर मैं तो 2 बजे वो पर्दे हटा दिए, मैं बाहर से कुछ देखो, और 2 बजे क्या हुआ, मैं नहीं बस कुछ नहीं। फिर मैं थोड़ा लेटा रहा, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ मैं श्रीमती जी को। फिर मैं तो 4 बजे उठ गया, मैं तो कॉफ़ी बना के पी रहा हूँ, तो मैं सोया ही नहीं सारी रात। अच्छा, खुशी वो के मारे। खुशी कहें उसको। वो कभी कभी वो चीज बहुत देर से मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज मिलती है कि हम खुद को यकीन ही नहीं दिला पाते हाँ, कि ये घट रहा है बिल्कुल, है ना, वो घट रही है तो वो मैं तो चीज़। सुबह का इंतजार करूं कि भाई सुबह रिहर्सल पर जाना है, वो कब होगा, जल्दी से मैं जल्दी तैयार हो जाओ, वो ये नाश्ता करके मुझे रिहर्सल पर जाना है। और फिर रिहर्सल के बाद तो फिर शाम को 6 बजे सेरेमनी थी, तो वहाँ भी मजाक वो कर रही थी, किसी के पास बैठी थी, अगर आपने वो देखा है इनका वीडियो, ऐसे चल रहे थे जैसे भाग रहे हो। अब यदि आप देखोगे ना तो मेरे साथ था, तो वो नहीं, वो तो हरियाणा का आदमी है, मेरी उम्र हालांकि 70 साल है, और फिर भी हरियाणा का आदमी तो मरता मरता भी जवान होता है। तो मेरी ओरों से याद या वो देखोगे ना वीडियो, तो लगेगा आपको कि भाई ओरों से अलग हटके है, वो चाल ढाल ही अलग होती है, तेज तेज गया था यूं, और वो मोदी जी बैठे थे वो भी देख रहे थे, और यूं नहीं भी टूटे कदमों से क्या जाए। लेकिन वो बहुत भावुक पल भी था। हाँ, भावुक पल भी होता है, भावुक पल तो मेरे लिए भी था, वो घर वालों के ज्यादा था, उनके लिए ज्यादा था, क्योंकि वो गवाह होते हैं आपके संघर्ष के, आपकी मेहनत के। वो उनके आप तो लिए एक यात्रा पे निकले हुए, लेकिन जो सही यात्री है ना आपके परिवार के लोग, हाँ वो थे, वो भी बहुत कुछ देखते हैं और सहन भी करते हैं और सेक्रीफाइसेस भी बहुत करते हैं। उनके ज्यादा है ना। बच्चों हम तो जिद्दी हैं, कुछ ठान के निकले हुए हैं। हाँ, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया मैंने, घर पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और भगवान ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। यूं कहते हैं ना, अब हमारे प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे प्रोफेसर, तो अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, और वो कहते थे आप भी एक आधा प्लाट ले लो, मैं टाल देता था। मैं तो घर में भी ये कहता था कि एक मन और कुछ नहीं, एक मकान तो बनवा दो, मैं कहा झोपड़ी में रह लेते हैं। वो अब भी कहती कि यूँ कहते झोपड़ी में रहते हैं, अब मेरी अब भाई ये भाव मैं झोपड़ी मुझे पसंद है, सच बताऊं, तो सोना तो एक चारपाई पे तो सोओगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप यूँ करो, आप हाँ भर लो और बनवा मैं दूंगी। मगर ठीक है, तो वो रिश्तेदारों से कह के और वो शुरू करवा दिया। पैसे नहीं थे हमारे पास जी। फिर भी वो बढ़ता चला गया, पैसे भी आते गए, हम किसी से लिए नहीं, एक सरकार से ले लिए, बैंक से ले लिए, और सबसे बढ़िया क्या बात बनी, आगे मैं सोचो ये फंस गया, मकान बनवा रहा हूँ, ये मुझे मेरा तो इसमें रुझान नहीं है, कौन पत्थर में मारेगा, क्या करेंगे इतना बड़ा मकान बनवा के। मगर उनकी इच्छा थी कि मेरी यही इच्छा और कुछ नहीं है। तो फिर तभी यहाँ से ये अकादमी से पुस्तक का मेरे को वो आ गया था जी, इनविटेशन। हाँ, भी आप लिखो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये इतना ओहो, अब मुझे बहाना मिल जाएगा तो लिख रहा हूँ। बिजी हूँ मैं। तो मैं तो फिर लिखता रहता था, और ये संभालती, अगर आप शाम को चले जाओ, देखते आओ। तो इसलिए ज़्यादा तो उनका ही है, घर वालों का ही, कि भाई उन्होंने, और ख़ासकर हमारी श्रीमती जी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया और घर को भी संभाला। तो इसलिए उनका योगदान को मैं भूल नहीं सकता, सारी समाज का योगदान। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को जो कुछ मिलता है ना, मेरा नहीं है, मिट्टी के कण कण का है जी। मेरे संपर्क में जो आए ना आए सबका है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी से कोई अनुभूति मुझे मिली है,
और उस अनुभूति से ही फिर आगे आदमी बढ़ता है। सबका ही सब योगदान होता है। इस अवार्ड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको भोजन पर आमंत्रित किया जी, था, आप जी। सभी पद्मश्री को। जो भोजन के ऊपर तो हमारे ऊपर एक एक कैबिनेट मंत्री था, वो हमारी टेबल के ऊपर एक एक लगा रखा। अच्छा। तो मेरी जो टेबल थी 7 नंबर, उस पर थे माननीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी। उनकी हमारे साथ वो लगी हुई थी, वो हमारे साथ भोजन के लिए उनका वो था। जी। तो उनके साथ तो विस्तृत बात हुई। और मोदी हरियाणा को बखूबी समझते जानते हैं। हाँ नहीं, वो फिर ये करने लगे मैं हरियाणा का ही हूँ। हरियाणा से हैं, और वो दक्षिण हरियाणा से। सारा पढ़ के भी आए हुए थे शायद। वो तो सारी चीजें जानते थे। अच्छा। जो मतलब ये नहीं मेरे बारे में नहीं, उससे इतर भी हिंदी साहित्य का सारा ज्ञान था उनको। अच्छा। मैंने कहा आपको तो बड़ा ज्ञान है, आगा मेरी रुचि है। मगर वो पता नहीं, अब ये तो होगा ही, वो टेबल पर वो होंगे तो इसलिए पढ़ के भी आते हैं। हाँ, ये भी है। और करके आए रही मोदी जी की बात, मोदी जी पहले तो राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, उसके बाद प्रधानमंत्री जी। पहले तो सारे परिजन थे ना, फैमिली मेंबर्स, उनको मिले सबको। जी। तो उनको तो जानते नहीं, उनको तो वो फिर सबसे वो कहते हाँ जी आप तो कोई बताएगा, मैं तो इन सबसे एक एक आदमी से बात। अच्छा। एक एक आदमी कि मैं जी मैं उनका वो हूँ। तो अच्छा वो क्या लिखते हैं आजकल, उनसे सारे पूछिए। तो आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी, वो तो साहित्यकार है। तो इनसे ये सारी बातें कही। फिर वो हमारे से मिलने के लिए आए थे। तो फिर हमारे से वो सबको भाई नेम जानते हैं। अच्छा। ये प्रधानमंत्री जी का मैं दाद दूंगा कि भाई वो सबको नाम लेके बोल रहे थे। और हमारे यहाँ से इस बार बड़ी अच्छी बात है कि दो खुशखबरियां, 2 तो हम दोनों साथ खड़े थे। हाँ जी। मैं और हरविंदर। तो वो नाम में मुझे भी नाम लेके पुकारे। अच्छा। और क्या है वो आजकल क्या लिख रहे हो। और पहले से जानते थे प्रधानमंत्री ना नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको जानते थे कि हाँ, वो तो सबको जानते थे, सभी पद्मश्री सबको। कोई कहता पढ़ के आए हो, कुछ भी आए हो, इस बारे में वो है। और फिर जो है, जिन लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो और फिर सबको नाम लेके बोल रहे, सबसे पूछ रहे। फिर उसके बाद मेरे साथ आगे वो था हरविंदर, उससे पूछ रहे हो हरविंदर वहाँ रहते हो, तो ठीक है, अब कौन सा टूर्नामेंट है। तो सारी बातें पूछ रहे थे लोगों से, सबसे पूछ रहे थे, सबके बारे में उनको शकल याद थी तभी तो पूछ रहे हैं। और सबके बारे में वो उनको ज्ञान भी था। ज्ञान का मतलब बेशक वो पढ़ के आए हों, मगर ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे आदमी हैं, हम तो भूल जाते हैं 2 आदमियों को, और वो सबको जानते हैं, सबको बड़े सम्मान से हाथ जोड़ के मिलते हैं, सबसे पूछते हैं। तो इसलिए मैं तो ये अवश्य कहना चाहूँगा यहाँ कि जो पद्मश्री और ये जो बड़े पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पहले ये आम आदमी के पुरस्कार नहीं थे, मुझे लगता है अब ये आम आदमी के पुरस्कार हो गए मोदी जी के आने के बाद। उन्होंने आम आदमी का बना दिया, कोई भी आवेदन करो, किसी से करवाओ, और यदि वास्तव में यदि आपका काम है, और वो काम होना चाहिए बिल्कुल नीचे लेवल से ऊपर तक का, तो फिर आपको अवश्य इस दिशा में सफलता मिलेगी। ये तो नहीं है कि अब 1-2 आया मेरे पास कि जी देखना मैं भेज दूँ, आप मेरा भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, इनकार कर दिया। मैं कहा आपकी फील्ड का आदमी नहीं हूँ। भाई आपकी व्यक्तिगत क्या अचीवमेंट है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई महत्व नहीं रखता। आपने समाज को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कारों के लिए। जी। कि आपकी जब पुस्तक तो आपकी 100 और आप समाज को क्या दे, समाज से क्या सकारात्मक चीजें हुई, क्या मिला उसको, क्या मिला समाज को। तो मेरा तो लिख रखा है कि हिंदी साहित्य के अतिरिक्त शिक्षा के प्रचार प्रसार और हरियाणवी संस्कृति और हरियाणवी साहित्य के संरक्षण, संवर्धन और समाज सेवा, ये लिख रखा है। अब आखिर में सर, जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो ऑडियंस हमारी देख पा रही है स्टेशन अनफिल्टर्ड के जरिए, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? और जो लोग हरियाणा से ताल्लुक नहीं भी रखते उनको भी, क्योंकि एक माइंड सेटअप होता है लोगों का हरियाणा के लोगों को लेकर। कल्चरली हम हमेशा जब कोई पूछता तो बहुत कम चीजें बता पाते हैं हरियाणा के बारे में। नहीं, मैं तो ये कहूँगा जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो मूलतः हमारी हरियाणा की संस्कृति है। यदि आप कहोगे, आप देखो उसको विश्लेषण करके,
तो वो हरियाणा की संस्कृति है, जो कि हमारे हरियाणा में ही, और विशेषतः ये कुरुक्षेत्र के आसपास की जो 40 कोसी है, यहीं का जो कुछ है, यहीं के संस्कार, यहीं का खान पान, सब कुछ वही तो सारे भारतीय संस्कृति है। तो इसलिए जो जिसे आप भारतीय संस्कृति कह रहे हो, वो वास्तव में यदि उसको ठीक रूप से जानना है तो आपको हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा के साहित्य को, हरियाणा की सभ्यता को जानना ही होगा। जब देश विदेश, खासकर विदेशों में जब गीता पर हाथ रखकर आजकल लोग शपथ लेते हैं, बड़े बड़े लोग, सांसद, प्रधानमंत्री और बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष ऐसे जिनके पास गीता रखी रहती है बगल में, गीता का पाठ भी वो करते हैं, तो वहाँ ये बात भी जरूर हो जाती है लोग जाने कि गीता आई कहाँ से। वो हरियाणा की धरा से ही आई है। अब एक मिशन है केंद्र सरकार का, भारतीय ज्ञान परंपरा, जी, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसको भी भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाओ। तो मैं तो कहता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा वो है ही हरियाणा की ज्ञान परंपरा। उसमें है क्या, उसमें गीता को निकाल दोगे तो ज्ञान परंपरा कहाँ रह जाएगी? वेद को निकाल दोगे कहाँ रह जाएगी? कई उपनिषद उनको निकाल दोगे, कई आपके जो पुराण उनको निकाल दोगे, तो वो ज्ञान परंपरा का स्रोत मुख्य रूप से हरियाणा की भूमि है, हरियाणा ही है। तो ज्ञान परंपरा की जब बात करेंगे तो हरियाणा को केंद्र में रखना ही पड़ेगा। और ये बात अब उठने भी लगी है कि भाई हरियाणा को पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, यहाँ लोग आए, और जैसे पहले सूरजकुंड मेला लगता था, ऐसे और भी अब गीता जयंती भी मनाने लगे। उसके साथ साथ ये भी हो कि हरियाणा गीता का जो प्रचार प्रसार किया, हरियाणा की धरा से हो रहा था, उसकी शुरुआत हुई, लेकिन एक मैसेज लोगों में और हमारी पीढ़ी के ऊपर इस जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इसको प्रचारित करें। हाँ, इसको प्रसारित करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। पहले हमें अपनाना होगा ना सर। हाँ, उसके बाद आप किसी को दे पाओगे। पहले हमें अपनाना होगा। और नहीं, मैं सरकार को भी कहूंगा कि जब उनका ये मिशन ही है ज्ञान परंपरा, तो आप यहाँ के लोगों को लेके चले, यहाँ के लोगों को लेके चले, और उसको फिर देश विदेश में प्रसारित करें, क्योंकि हम ही तो मूल रूप से अच्छी तरह जानेंगे कि भी क्या है। बिल्कुल। और वो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषागत वो होती हैं विसंगतियां, भाषागत विभिन्नताएं होती है, बात तो एक ही है, बात तो वही, तो किसी भी आप लोक में चले जाओ, बात तो वही होगी। मगर उसके ऊपर यूं करके ये तो खड़े से बोलते हैं, वो तो हमारे उसमें डीएनए में चला गया, क्योंकि हमने दुश्मन धमका रखे हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। हाँ, दुश्मनों को। मुझसे पूछा ये तुम जब बात भी करते तो लगते हो कि लड़ाई कर रहे हो, तो मैं बता पाऊंगी इसकी वजह ये है। नहीं, ये मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत जी, ये एक मिशन चल रहा है ना, उसमें मैं वहाँ था हरियाणा और तेलंगाना जी, इनके वो साहित्यकारों का मिलन था हैदराबाद, उसमें मैं गया था अकादमी की तरफ, हरियाणा सरकार की तरफ से, और भी लोग गए थे। अब मुझे ये पता था कि भाई वहाँ क्या पूछ सकते हैं, क्या होगा, तो मेरा इत्तेफाक से वो जो उस समय निदेशक थी, उन्होंने ये कह दिया भाई आप जो ये आज सेशन होगा इसमें ये आएंगे लोग अंग्रेजी जानने वाले, यहाँ के अधिकारी भी, तो उसमें आप रहना, 2 आदमी, एक आप एक और वो पूछेंगे आपसे भाई आपका खान पान कैसा है, आपका क्या है, ये सारी बातें। तो उन्होंने फिर यही पूछा। अच्छा। उनका जो सेक्रेटरी था उसने पूछा कि भाई आपकी, अंग्रेजी में पूछ रहा था कि भाई आपकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, बताओ हमें। कोई पूछे तो हरियाणवी किसको कहें, तो ये हमारे जो डायलेक्ट है बोलने के अलग अलग, ये अलग अलग है ये सारे, मगर मूल रूप से ये है एक ही। क्यों ये कहें कि हम ये कहेंगे कड़े जा से और कहीं ओ की मात्रा लग जाएगी। जब हम कहेंगे खाया तो उधर कहेंगे खायो, आयो, गयो, बागड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, उधर, और उधर जो है ब्रिज में भी इस तरह की से है। तो भाई इतना सा फर्क है बोलने का, बाकी तो मूल बातें वही हैं। कुल मिला के घूम घाम के तो एक केंद्र बिंदु पाएगी, और भाषा वही होती है। हिंदी भी ऐसी है, यूं तो हिंदी की 40 भाषाएं हैं, 40 शुभ भाषाएं। भारत ही ऐसे बना हुआ है, तभी इतनी खूबसूरती इस हिंदुस्तान में कि कहते कोस कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई विरोध भी नहीं। हाँ।
विरोध भी नहीं है। तो इसलिए भाषा के बाद फिर उन्होंने ये पूछा कि आपका तो ऐसा लगता है कि आप जब बोलते हो ना, जैसे आप बोल रहे हो, हाँ जी, मेरे को हमें लग रहा है डांट कि रहे आप तो डांट रहे हो। तो मैंने कहा जी ये बताइए आप कि आपके घर कोई दुश्मन आए, हाँ, अब जैसे तो आप आएगा तो वो आपको पता होगा ये दुश्मन है, तो आप ये कहेगा आइए पधारिए, चाय पीजिएगा, गर्म पीजिएगा, ठंडा पीजिएगा, आप बोलोगे ऐसे? ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। फिर यही तो है, हमारे यहाँ वो दुश्मन आते थे, वो ऐसे ही आते थे, हमारे अंदर चली गई फिर वो बात। और भाषा जो है ना, आपका पर्यावरण है ना, उससे बनती है। तो फिर हम उसी तरह के हो गए कि एक हाथ में हमारी तलवार होती है, एक हाथ में हल्की मूठ होती है कि भाई दुश्मन का आएगा तो उसको कोई धोखा जाओ। तो इसलिए फिर वो हम कोई एक जाति विशेष का नहीं, सभी जातियों के लोग बाहर चले जाएंगे तो वो तो यदि कोई दूसरी जाति का, उसको भी ये कहेंगे कि इधर जाति है, ऐसे ही बोल रहा है। तो वो बोली वही है, लोग वही हैं, बोली के आधार पर वो करते हैं कि ये तो बहुत अक्खड़ से होंगे। तो वो उनकी भ्रांत धारणाएं हैं, और वो भ्रांत धारणाएं तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है ऐसा, उसके कारण हो गया हमारा। और धीरे धीरे अब नई पीढ़ी सॉफ्ट भी होती जा रही है, धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही है, मगर ये जाएगी नहीं। जाएगा नहीं, ऐसा ये जाएगा में जा चुका, इसलिए ये हम में से जाएगा नहीं। ये जाएगा नहीं, कई पीढ़ियों बाद चला जाए, जाना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? राजधानी के आसपास रहते हैं हम, तो हम दिल, हालांकि दिल को कोई देखता नहीं, अगर दिल में क्या है, दिल से तो बड़े हम नरम है। दिल से तो हम किसी को, हम घर में आएगा तो दूध पिलाएंगे, तो दूध पिलाएंगे तो हम यूं कहेंगे भाई लो पी, और ये, और कहेंगे और पीजिए, और हम ये और पी और पी, वो सोचेगा दूध पिला रहे हैं कि मुझे डरा रहे हैं। तो वो लगता है ये, हाँ ये तो ना बहुत अक्खड़ भाषा है। हमारे जो आते हैं, हमारे जो वो हैं बेटे, उनके दोस्त बाहर के, तो वो ये वो एक ने कहा था, बिहार का था वो मिश्रा, कि आंटी जी आप दूध पिला रहे, डरा रहे हो। देखो और पी रहे हो पंकज, और पी। अरे नहीं भाई बेटी, ये तो हमारा ऐसा ही है, हम उसका मतलब ये नहीं है, हम ये कैसे, वो तो सबकी भाषाएं, हम ये कैसे कहें और पीजिए, तरीका ही अपना और पीजिए, हाँ प्यार करने का तरीका है, हम तो ऐसे ही कहेंगे। अरे पीना, हम तो बच्चे को पी, नहीं पिया तो एक लगेगा, तो उसका मतलब ये थोड़ा बच्चे को हम दुश्मन है। तो ये तो हमारे उसमें चला गया, और वो रहेगा धीरे धीरे। अब आगे डीएनए बदल जाए तो अलग बात है, नहीं तो हम सोफिस्टिकेटेड भी होते मैं कहती हूँ कि लोगों का नजरिया बदले, ऐसी कोशिशें या जैसे आप कर रहे हैं वैसी कोशिशें और कुछ लोग करेंगे तो वो नजरिया बदलेगा, वो समझ जाएंगे। कई बार मतलब गफलत इतनी है लोगों में, वो नजरिया बदलने की कोशिश नहीं की गई, लोगों को बताने की कोशिश नहीं की गई, अब वो कोशिशें हो रही हैं। हाँ, उस समय एक वो माध्यम तो ये कई हो सकते, कविता लिखना, पढ़ना, गाने, गीत, फिल्में, कुछ भी जरिया हो सकता है। हाँ, वो एक कविता की पंक्तियां मुझे किसी की याद आ रही है, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती को बदलने से कुछ नहीं होगा, धारा को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। तो ये नज़र लोगों की जो है वो बदलनी पड़ेगी, तब नज़ारे बदलेंगे, तब उनकी भ्रांत धारणाएं दूर होंगी। अब हो भी रही है, हो भी रही है। अब हम जब बोलते हैं तो ये थोड़ा हम ऐसे, हम बड़ा नम्रता से भी बोलते हैं, अगला कोई सिर पर चढ़े तो अलग बात है, नहीं तब तक अब जो नई पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ी हमारी जो हमारे से अगली पीढ़ी है, वो बड़ी नम्रता से बोलते हैं, बहुत ही नम्रता से, कुछ भी कह लो उनको, मगर कोई उनके सिर पर चढ़ेगा फिर तो फिर डीएनए बोलेगा, तो बोलेगा, बोलना भी चाहिए। नहीं तो अब वो हमारी, मैं जैसा हूँ वैसा हमारे बच्चे थोड़ी हैं, उनके बच्चे थोड़ी हैं, हमें थोड़ा फर्क है, फिर हमसे धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। मगर मैंने देखा हमारी तीसरी पीढ़ी भी, हाँ जी, वो भी जब उनके ऊपर कुछ आती है तो रिएक्ट करते हैं, उसी रूप में आ जाएंगे, वैसे ही करेंगे। उनको जैसे हमारी पोतियां तो उनको कहते नहीं नहीं दादू वो ऐसे कैसे होगा, वो ऐसा था वो तो फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि भाई वो डीएनए है, फिर भी उनको समझाना, नहीं बेटे ऐसा नहीं, प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोले जो अगला तो मुझे यूँ कह रहा था, आप क्यों नहीं बोल रहे वहाँ, तो वो फिर अब ये भी बात ठीक है। मैं वहाँ चला गया कलकत्ता, तो वो जो कई दिन हमारे साथ रहा ना टैक्सी वाला, सरकार
टैक्सी क्या सरकारी गाड़ी थी। तो वो जो साथ था, ऐसा आदमी था हमारे साथ जो अंग्रेजी भी समझता, थोड़ा हिंदी समझता था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अब्दुल नाम था, हरियाणा के बारे में जानते हो? बोला हाँ जी जानते हैं। ये क्या है हरियाणा के बारे में? बोला जी वहाँ जाट रहते हैं। बोला अच्छा, जाट का मतलब? बोला जी वहाँ एक जाति है। मैं फिर उसके बारे में क्या जानते हो? बोला जानते नहीं, सुना है। मैं क्या सुना है? और बड़ी खूंखार होते हैं। मैं कैसे खूंखार होते हैं कि जी वो जान, प्यार में जान दे देंगे, दे भी दे और ले भी ले। भी लेंगे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ये तो गलत सुना है ना जी। फिर मैं कहा पीछे मुड़ के देखिए। वह देखा, मैं कहा मैं कैसे लगता हूँ? बोला जी आप तो दिल्ली से आए हो ना। मैं कहा ना मैं तो हरियाणा का हूँ, मैं स्टेट हरियाणा का हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे है। और वो मगर धारणा ही बना ली लोगों ने, है ना, कुछ मगर ऐसे तूने मेरा कहानी। रूप नहीं देखा, तू तो नहीं था, गाड़ी थी। और मैं वहां जब बोटनी गार्डन में गया तो बोटनी गार्डन का वो जो वट था, उस वट का दरवाजा अंदर नहीं जाने देते क्योंकि लोग उसको खराब कर देंगे। बहुत भारी वो है, बड़ का पुराना पेड़। प्राचीन। तो वहां पर मैंने देखा कि उसने कह दिया गार्ड ने जी अंदर नहीं जा सकते, ताला बंद है। तो मैंने देखा 10-12 आदमी वहां आ रहे, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैंने कहा ये आ रहे, तो तब तक वो आ चुके। तो वो उनमें से बोले कि आपको क्या एतराज है? पुलिस के थे वो। मैंने कहा कैसे बोल रहे हो? मैं एकदम से रिएक्ट किया। वो बोले जी मैंने सोचा ये कोई बात है। मैंने फिर देखा वो गाड़ी, पुलिस की गाड़ी में बैठे। मैं रुक जाओ, तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, अभी ममता दीदी से शिकायत करके आऊंगा, उससे चीफ मिनिस्टर से। फिर वो जो हमें वो मिल गया उनका जो एक पुलिस का इंस्पेक्टर था, और हम दोनों मियाँ बीबी जा रहे, वो हमें देख के और वापस जाने लगा। अरे रुक रुक रुक। तो मैंने सोचा कि ये हरियाणा के है, हमारे डर के ही भाग गया। तो वैसे ही डरते हैं हमारे से, और कुछ करना नहीं था, वो रुका ही नहीं, वो हमारे से डर के भाग गया। तो इसलिए केवल हम कहने के हैं, हमारे बाकी तो दिल से बड़े हम नर्म होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, हमारा दिल बहुत कोमल है। ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप यदि हरियाणा का कोई आदमी आपको ऐसा बोलता दिखाई दे तो आप ये लगाओ कि ये तो इनका एक बोलने का लहजा है, बाकी उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं होता। वो बड़े आतिथ्य प्रधान होते हैं, अतिथि सेवा करते हैं, हर प्रकार से वो जो भारतीय संस्कृति है उससे जुड़े हुए। एक बार हमारे घर आकर देखो, आपको तब पता चलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर संतराम देशवाल जी, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने सामाजिक कार्यों से, शिक्षा के लिए जो आपने बेहतरीन काम किए, उसकी वजह से आज ना सिर्फ आपका मान सम्मान हुआ है, पूरे प्रदेश का मान सम्मान हुआ है पद्मश्री के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे अपनी लेखनी चलाते रहें, समाज का, हमारा, पीढ़ियों का उत्थान करते रहें। हाँ धन्यवाद जी। अब और मेरा दायित्व ज़्यादा बढ़ गया है, और मैं ये कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि जो युवा हैं वो मौलिक लिखें और बहुपठित बने, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।